निश्चित रूप से सुधीर भाई, इन बातों को समझने में देश को समय लगा है और कुछ लोग जल्दी समझ गए, कुछ अब समझ रहे हैं। और निश्चित रूप से रायबरेली से सोनिया जी 6000 वोट से पीछे, अमेठी से राहुल गांधी 5700 वोट से पीछे, ये अपने आप में इतनी बड़ी खबर है जहां लोगों को विश्वास होगा कि वो एक शेर है ना कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो उसका ये परिणति दिख रही है और मैं समझता हूँ आज का दिन 2014 में एक नए भारत का जन्म हुआ था 16 मई को, आज 23 मई को एक सशक्त भारत का जन्म हो रहा है सुधीर भाई, और हम आप देख रहे हैं अपनी आंखों से। जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आपको आगे जाना है, आज आप व्यस्त हैं, लेकिन आपको शुभकामनाएं और दिन में जब मौका लगेगा तो आपसे दोबारा से बात करेंगे। लेकिन हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। मधु जी। जी 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 बेबी, की बात चल रही थी। ऑफ कोर्स सब लोग वंशवाद के खिलाफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई बहुत काबिल किसी वंश से निकला है, किसी में मेरिट है और कोई कॉम्पिटेंट है, तो लोग उसे पहचानते भी हैं। ऐसा नहीं कि उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ये जो इनकॉम्पिटेंट और नालायक टाइप के जो लोग जो कुछ और नहीं करते हैं और सिर्फ वंश है और नाम है उसके कारण आगे आते हैं, उनको रिजेक्ट करने का ये टाइम आया है। लेकिन टर्निंग पॉइंट इस बार ये है मधु जी कि गांधी परिवार के दोनों सदस्य सोनिया गांधी और उनके पुत्र एक साथ पीछे चल रहे हैं। सोनिया जी आगे कब चली थी? इसका हमेशा पीछे रही हैं। अरे उन्होंने सबको पीछे खदेड़ दिया था। कांग्रेस में प्रधानमंत्री को भी अपना चपरासी बना दिया था। नहीं, दूसरी बात, आई थिंक वंशवाद राष्ट्रवाद की जो हम बात कर रहे हैं, सोनिया जी के साथ वंशवाद के साथ साथ जो उनका इटालियन कनेक्शन है, जो उनका रोल डिफेंस डील्स में रहा है, आर्मी को कमज़ोर करने में रहा है यूपीए के दौरान, आर्मी को इतना अब क्रिपल कर दिया था, पंक कर दिया था कि ये बहुत बड़ा फैक्टर था। वो फैक्टर्स, वो सारे खुलासे राफेल के वजह से इन्होंने शोर मचाया। जब राफेल का इनके ऊपर बूमरैंग इसलिए हुआ कि आर्मी की अनप्रिपेयर्डनेस, कैसे इन्होंने डिफेंस डील्स होने नहीं दी जब तक इनको एक कट और कमीशन का पक्का नहीं हो जाता था, गलत किस्म की इक्विपमेंट लाए गए, ये स्कैम वो स्कैम, ये और फॉरेन ताकतें पीछे हैं। ये जो कह रही है नेशनल सिक्योरिटी का इस डिफेंस डील को लेकर गांव में पहुंचा है। ये डिफेंस डील को लेकर इससे पहले राजीव गांधी हारे थे बड़ा चुनाव जब बोफोर्स का हुआ था, तो एक चुनाव एक बड़ा नेता पार्टी हार चुकी है और अब ऐसा लगता है कि डिफेंस डील को लेकर एक चुनाव मोदी जी जीत रहे हैं आरोपों को लेकर ही। और आपके साथ जो दो पैनलिस्ट हैं, बिल्कुल उनसे आप रक्षा, सेना, डिफेंस डील इस बार कितना बड़ा योगदान वीएन थापर साहब मेरे ख्याल से वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। रफाल को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तरीके से औंधे मुंह गिरा विपक्ष, क्लीन चिट मिली, नहीं चल पाया रफाल का मुद्दा। नहीं, बिल्कुल नहीं चल पाया, बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव रहा। देखिए, अगर हमारे पास रफाल होते तो जो बालाकोट में जो हुआ है उसका नतीजा कुछ और ही होता। और ये जो पेचीदगी इस डील में लाई गई है आर्टिफिशियली, उसका नुकसान हुआ है देश को और हर एक आदमी इसको पहचान गया है। बड़ी बात यह है कि इस बार जो मुद्दा है वो सुरक्षा, देश की सुरक्षा और राष्ट्रवाद की है। और सेना के लिए एक मजबूत सरकार का होना उसके हित में है। मतलब समीर जी, राष्ट्रवाद वर्सेस रफाल पर राष्ट्रवाद पर मोहर लगाई लोगों ने, रफाल बैकफायर कर गया। बिल्कुल, मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन खाली राष्ट्रवाद का बड़ी भूमिका हो सकती है, लेकिन इसके अलावा ये भी देखना होगा कि 5 साल जिस हिसाब से मोदी सरकार ने एक करप्शन फ्री सरकार दी है, ये पहला चुनाव है शायद मुझे लगता है लोकसभा का जिसमें भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रहा। इसके पहले जितने भी लोकसभा के चुनाव है वहाँ पे विपक्ष के पास कोई ना कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकिन विपक्ष चुनाव में जाता रहा है। लेकिन ये मोदी सरकार के 5 साल के बाद विपक्ष के पास कोई भी भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं रहा है और मुझे लगता है राष्ट्रवाद भी इसमें और जिस चीज का बार-बार सुधीर जी आप जिक्र कर रहे थे, हिंदी पट्टी जो हिंदी बेल्ट रही है। राकेश जी इस पे कुछ कहना चाहते हैं? राकेश जी, देखिए, मैं इस चुनाव को यदि 2 शब्दों में कहूँ मैंडेट क्या है, तो मैंडेट फॉर न्यू इंडिया। इस न्यू इंडिया में सोशल फिलॉसफी भी है मोदी जी का, पंथ निरपेक्षता की नई परिभाषा भी है, डेवलपमेंट भी है और सबसे बड़ी बात है कि 2014 के चुनाव के बाद द गार्डियन अखबार जो लंदन का, उसने कहा ब्रिटिशर्स हैव फाइनली लेफ्ट इंडिया, उसने एडिटोरियल में लिखा था। और इस चुनाव में डायनेस्टी हैज बीन फाइनली रिजेक्टेड बाय द इंडियन वोटर्स।
अब सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेता कार्यकर्ताओं को सोचना पड़ेगा, विपक्ष को री इन्वेंट करने के लिए उनको डायनेस्टी के बियॉन्ड जाकर, कास्ट और कम्युनिटी के इक्वेशन से बियॉन्ड जाकर, जिस बात की वो छद्म रूप से बात करते थे कि डेवलपमेंट पर आप बात नहीं कर रहे हैं, वो डाइवर्ट वो करते थे, दोस्त मोदी जी को देते थे। अब डेवलपमेंट के प्लैंक पर नेशनलिज्म का जो सकारात्मक और पंथनिरपेक्षता का सकारात्मक प्लैंक है उस पर आना पड़ेगा। एक और उसमें जोड़ूंगा, ये नॉन इलेक्टोरल विक्ट्री भी है। इलेक्टोरल विक्ट्री तो बीजेपी में है, नॉन इलेक्टोरल विक्ट्री उस विचारधारा की है जो आरएसएस लेकर चल रही है, उस विचारधारा की विक्ट्री है जिसने पंथनिरपेक्षता को, राष्ट्रवाद को एक आईने में परिभाषित किया, जिसे हाशिए पर रखा जाता था। उसको मैं कहता हूँ नॉन इलेक्टोरल विक्ट्री मिल रही है। जी राकेश जी, जिस चीज का आपने जिक्र किया, अशोक भारती साहब अगर आप बता पाएं, दलित चिंतक हैं आप, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पिछली बार हुआ वही इस बार हुआ, जाति और धर्म की तमाम दीवारों को गिरा दिया? मतलब मोदी फैक्टर कास्ट फैक्टर पर भारी, वो जातिगत राजनीति, उस पर भी ये जनादेश आखिरी कील ठोकने का काम करेगा क्या? तो मुझे लगता है कि जो चुनावों के जो परिणाम आ रहे हैं, और इन परिणामों की दिशा तो ये बताती है कि जो जात का मुद्दा था, लोगों ने उसको तरजीह देने की बजाय देश के विकास को तरजीह दी है, और देश भारत आगे बढ़े इस बात पे उन्होंने जोर दिया है। हालांकि ये बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझान क्लियर कट ये बताते हैं कि दलितों ने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देने की दिशा उसमें दिखाई देती है। सर, मैं सवाल आपसे पता क्यों पूछ रहा हूं? मैं यूपी चुनाव कवर करने गया था, वहां एक नारा चलता था, हाथी लाठी 786। वो मुझे उंगलियों पे गिना देते थे, 6 लाख मुस्लिम हो गए, 5 लाख दलित हो गए, इतने हो गए, 16-17 लाख, 20 लाख टोटल हम जीत रहे हैं। वो पूरी तरह से धाराशाही हो गया ना मोदी फैक्टर। देखिए, जाति और धर्म की तमाम दीवारों को गिरा दिया। यूपी में कास्टिज्म नहीं चला। देखिए, मैं समझता हूं कि हम लोगों ने भी अपना चुनाव का, मतलब कि मैंने व्यक्तिगत तौर के ऊपर जो 17 रिजर्व्ड सीट्स हैं उनका कल विश्लेषण किया था मैंने। 5 सीटें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएंगी, और 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की वजह से भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन में कशमकश है, और 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे रहने की संभावना है, भारी है, और ये 2014 के चुनाव के आधार पर है। और उत्तर प्रदेश में सुधीर जी बहुत बड़ी बढ़त है। ये तो 73 का 74 होगा, अमित शाह ने कहा 72 नहीं होगा। उसी तरफ हम बीजेपी मेरे ख्याल से बढ़ भी रही है, स्मिता जी।